हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर वाइज, जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक में से चैप्टर 8 वित्तीय प्रशासन। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। लेखा यानी अकाउंटेंट्स क्या है? अर्थ: वित्तीय प्रशासन में लेखा शब्द की व्याख्या इस रूप में की गई है कि मौद्रिक मूल्य रखने वाले धन या वस्तुओं से संबंधित तथ्यों का विवरण है, जिन तथ्यों को लेखा के अभिलेखों में शामिल किया जाता है उनको लेन देन कहते हैं। क्या कहा जाता है? लेन देन। अतः लेखा विधि का अर्थ है वित्तीय लेन देन का व्यवस्थित अभिलेख रखना। इसके अंतर्गत वित्तीय प्रकृति के लेन देन का एकत्रण, अंकन, वर्गीकरण तथा सार प्रस्तुतिकरण और उनके परिणामों का अर्थ लगाना शामिल है। लेखा विधि के 3 उद्देश्य। कितने उद्देश्य हैं? 3। कौन कौन से हैं? कोष संभालने वालों की विश्वसनीयता का निर्धारण, नीति निर्धारण एवं प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए वित्तीय स्थितियों तथा कार्य से संबंधित सूचनाएं प्रदान करना, और थर्ड है व्यय को बजटीय प्रावधानों एवं सीमाओं के भीतर रखना। एल.डी. वाइट के अनुसार व्यवस्थित लेखा के प्रमुख कार्य 3 हैं। 3 कौन से कार्य हैं एल.डी. वाइट के अनुसार? तो फर्स्ट है आपका वित्तीय लेखा तैयार करना, कोष संभालने की रक्षा करना, संगठन एवं उसकी सभी शाखाओं में वित्तीय शर्तों को प्रकट करना, व्यय की दरों से आवश्यक संसाधनों को बढ़ावा देना, वित्तीय पदों पर बैठे लोगों की जानकारी देना, जिसके आधार पर भविष्य के लिए वित्तीय और कार्यकारी कार्यक्रमों को बनाया जा सके। ये किसका काम होता है? अकाउंटेंट का। तो लेखा क्या है? अकाउंट्स कैसे होता है इस सारा? तो लेखा परीक्षा में सहायता करना, ये सब किससे होता है? अकाउंट से होता है। लेखा परीक्षा में लेखा का पृथकीकरण यानी सेपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम ऑडिट कैसे होता है? 1976 तक लेखा विधि और लेखा परीक्षण कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी जो कैग होते थे उनके पदों से जुड़ा होता था। दूसरे शब्दों में वह लेखा के संग्रहण तथा रख रखाव के साथ उनका लेखा परीक्षण भी करता था। ये दोनों काम वह केंद्र सरकार से ही नहीं, राज्य सरकारों के लिए भी करता था। यह मिली जुली व्यवस्था ब्रिटिश राष्ट्र का अवशेष थी और इसकी आलोचना हुई थी। अतः इंच केप कमेटी, कौन सी कमेटी? इंच केप कमेटी 1923 में जो थी, डी मैन कमेटी 1924 और साइमन कमेटी 1929, सार्वजनिक लेखा समिति और आंकलन समिति ने निम्नलिखित आधारों पर लेखा को लेखा परीक्षा से अलग करने की सिफारिश की कि जो लेखा है उससे लेखा परीक्षा से इसको अलग कर दिया जाए, जो एक साथ थी उस समय। तो किस प्रकार अलग हुई? पृथकीकरण से लेखा परीक्षा विभाग की कुशलता बढ़ेगी, क्योंकि लेखा विधि के उत्तरदायित्व से मुक्त होकर यह केवल लेखा परीक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा। जो लेखा विधि से उत्तरदायित्व है उससे ये अलग होकर क्या कर सकेगा? सिर्फ लेखा परीक्षा पर ही ध्यान देगा। सेकंड है सम्मिलित व्यवस्था में धोखाधड़ी और गबन और इनको प्रकट होने से रोकने के खतरे अंतर्निहित हो जाएंगे। जो ये व्यवस्था है इसमें जो धोखाधड़ी होती है, जो घपला होता है, उससे क्या होगा? रोकने में सहायता मिलेगी। थर्ड पॉइंट है एक ही पद के साथ इन दोनों कार्यों का पद के साथ उचित नहीं, क्योंकि लेखा एक कार्यपालक है और जबकि लेखा परीक्षा एक अर्ध संसदीय कार्य है। जो लेखा है वो क्या है? कार्यपालक है, यानी इसमें कार्य होता है। दूसरा क्या है? लेखा परीक्षा क्या है? अर्ध संसदीय कार्य है। फोर्थ पॉइंट है सम्मिलित प्रणाली नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से उसी लेखा की लेखा परीक्षा करने की अपेक्षा करती है जिसको स्वयं उसने संग्रहित किया है। इससे वह अत्यंत उलझन की स्थिति में पड़ जाता है। यह आधुनिक सरकारों की कार्यपद्धति के विरुद्ध भी है, जिनमें ये दोनों काम अलग अलग होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है
पृथकीकरण के फलस्वरूप विभागों के खर्चे संसद द्वारा स्वीकृत विनियोग से अधिक नहीं हो सकते क्योंकि उन पर लेखा पालन की जिम्मेदारी आ जाती है। 6 पॉइंट है, पृथकीकरण के फलस्वरूप लेखा परीक्षण की स्वाधीनता बढ़ती है क्योंकि सम्मिलित व्यवस्था लेखा परीक्षा के सिद्धांत के विपरीत होती है। 7 पॉइंट है, लेखा पालन के उत्तरदायित्व विभागों को सौंपने से न केवल लेखा पालन की प्रणाली में सुधार आएगा बल्कि इससे वे अधिक उत्तरदायी भी बनेंगे। 8 पॉइंट है, लेखा पालन का उत्तरदायित्व कार्यपालक विभागों को सौंपे जाने से दोनों कार्य अलग हो जाएंगे और इससे न केवल बजट निर्माण को गोपनीय रखना आसान होगा बल्कि विभागों द्वारा संशोधित आंकलनों को आसानी से अधिक कारगर ढंग से सूत्रबद्ध किया जा सकेगा। 9 पॉइंट है, पृथकीकरण से निर्णय निर्माण और वित्तीय प्रबंधन में लेखा विधि के उपयोग का रास्ता खुलता है। लेखा का विभागीकरण, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। 1976 में लेखा के विभागीकरण की नई योजना लागू करके केंद्र सरकार ने लेखा को लेखा परीक्षा से अलग कर दिया। विभागीय प्रबंधन लेखा विधि प्रणाली की योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को केंद्र सरकार के लेखा संग्रहित करने तथा उनके रख रखाव के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया और अब उनका सरकार उनके लेखा परीक्षक मात्र से है परंतु उन राज्यों के लेखा परीक्षक मात्र से है परंतु उन राज्यों के लेखा संग्रह और उनके रख रखाव का उत्तरदायित्व अब भी उस पर है जिन्होंने लेखा की लेखा परीक्षा से अलग नहीं किया है। 2 पॉइंट है, प्रशासनिक विभागों ने भुगतान एवं प्राप्तियों के अधिकांश कार्य कोषागारों से लिया है। दूसरे शब्दों में भुगतान करने और उनका हिसाब रखने की जिम्मेदारी विभागों ने खुद ले ली। 3 पॉइंट है, मंत्रालय तथा उसने संकलन तथा अधीनस्थ कार्यालयों के तमाम लेन देन के लिए मुख्य लेखा प्राधिकारों के रूप में मंत्रालय सचिव को नामित किया गया। पर भुगतान तथा लेखा पालन व्यवस्था की कार्यपद्धति का पूरा दायित्व उसी पर है। मासिक लेखा के प्रमाणीकरण के लिए भी ही उत्तरदायी है। ये क्या है? मासिक जो लेखा है उसको सत्यापित यानी प्रमाणीकरण करने के लिए भी यह उत्तरदायी होता है। वह अपना उत्तरदायित्व मंत्रालय के एकीकृत वित्त सलाहकार के द्वारा और उसकी सहायता से पूरा करता है। 4 पॉइंट है, एकीकृत वित्तीय सलाहकार मंत्रालय में लेखा संगठन और भुगतान का प्रधान होता है। मंत्रालय सचिव अर्थात मुख्य लेखा प्राधिकारी की ओर से वह निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होता है। फर्स्ट है, मंत्रालय और इसके विभागों के बजट का निर्माण करना, व्यय का नियंत्रण करना, मंत्रालय द्वारा स्वीकृत भुगतानों का व्यवस्थापन करना, संपूर्ण मंत्रालय के लेखा का समेकन करना, मंत्रालय द्वारा नियंत्रित अनुदानों के लिए विनियोग लेखा को तैयार करना। 6 पॉइंट है, प्रबंधन की ऐसी कुशल प्रणाली को लागू करना जो मंत्रालय तथा इसके विभागों के लिए सबसे उपयुक्त है। 7 पॉइंट है, भुगतानों एवं लेखा की आंतरिक लेखा परीक्षा। 8 पॉइंट है, लेखा की सटीकता और कार्य संचालन की कुशलता सुनिश्चित करना। उपरोक्त कार्यभार के निष्पादन के लिए एकीकृत वित्तीय सलाहकार की सहायता निम्न अधिकारी करते हैं: प्रधान लेखा अधिकारी, भुगतान एवं लेखा कार्यालयों के प्रमुख, मुख्य लेखा नियंत्रक और महालेखा नियंत्रक। महालेखा नियंत्रक, अभी हमने क्या पढ़ा? लेखा। अब महालेखा नियंत्रक, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। क्या है ये? CGA। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था? CAG के बारे में। अब हम पढ़ेंगे CGA के बारे में। वित्तीय मंत्रालय के व्यय विभाग के एक अंग के रूप में 1976 में महालेखा नियंत्रक के एक नए पद की स्थापना की गई। कब की गई? 1976 में। 1976 में उसका
काम केंद्र सरकार के लेखा विभागीकरण से संबंधित मामलों का संचालन करना है। वह केंद्र सरकार की नई लेखा प्रणाली का मुख्य तकनीकी प्राधिकारी है। इसके निम्नलिखित काम हैं। कौन से काम हैं? लेखा संबंधी सिद्धांतों एवं लेखाओं के रूप में विनिर्दिष्ट करना। सेकंड है लेखा क्षेत्र में नियमों और विनियमों को बनाना। थर्ड है आंतरिक लेखा परीक्षा। फोर्थ है लेखा संहिता और नियमावली का प्रकाशन। फिफ्थ है भारतीय लोक लेखा सेवा एवं लेखा कार्मिकों का प्रबंधन करना। 6 पॉइंट है केंद्र सरकार के मासिक एवं वार्षिक लेखा का समीक्षण। 7 पॉइंट है संविधान की धारा 283 283 के अधीन नियमों को लागू करना। इस धारा का संबंध संचित निधि के संरक्षण और उसके अन्य पक्षों से तथा आकस्मिकता निधि और सार्वजनिक लेखा में जमा राशियों से है। 8 पॉइंट है केंद्र सरकार के विनियोग लेखा और वित्त लेखा का एक संक्षिप्त प्रपत्र तैयार करना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षण के बाद इनको संसद में प्रस्तुत किया जाता है। विनियोग लेखा का काम विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत हुए वास्तविक खर्च की तुलना पारित अनुदानों की राशि से करना है, जैसा कि संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम में निर्दिष्ट है। विनियोग लेखा संबंधित शीर्ष के अंतर्गत केंद्र सरकार के लिए वार्षिक प्राप्तियों तथा संवितरण को प्रदर्शित करता है। 1992 में सरकारी लेखा कार्यालयों एवं वित्त संस्थान को संस्थापना महालेखा नियंत्रक के अधीन दिल्ली में की गई ताकि नागरिक लेखा सेवा के कार्मिकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। फरवरी 2000 में केपी गीता कृष्णन की अध्यक्षता में व्यय सुधार आयोग का गठन किया गया। व्यय सुधार आयोग का गठन कब किया गया? सन फरवरी 2000 में। किसके द्वारा? केपी गीता कृष्णन के द्वारा किया गया, जिसने अपनी 10 रिपोर्ट एवं सिफारिशें सितंबर 2001 में पेश की थी। लेखा का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंट्स। संविधान की धारा 150 के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकारों के लेखा के प्रपत्रों का निर्धारण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लोकसभा की नियम संख्या 204 में कहा गया है कि लोकसभा में बजट वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र यानी आंकलन समिति के सुझावों यदि कोई हो तो विचार करके प्रस्तुत किया जाएगा। व्यवहारों में बजट का प्रपत्र लेखा के प्रपत्र से मेल खाने वाला होता है। लेखा का मौजूदा कार्य पद्धति निष्पादन बजटिंग की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकी। परिणाम स्वरूप प्रबंधन के उद्देश्यों तथा वित्तीय नियंत्रण एवं जवाबदेही की जरूरतों को पूरा करने के लिए 1974 में केंद्र सरकार ने लेखा निधि के एक संशोधित ढांचे को लागू किया। इस संशोधित योजना के अनुसार लेखा के 5 स्तरीय वर्गीकरण को अपनाया गया। कौन से 5 स्तर हैं? फर्स्ट है क्षेत्रीय, सेकंड है प्रमुख शीर्ष, थर्ड है गौण शीर्ष, फिफ्थ है उप शीर्ष और लास्ट है फिफ्थ है विस्तृत शीर्ष। फर्स्ट है क्षेत्रीय सेक्टरल, सेकंड है मेजर हेड, थर्ड है माइनर हेड, फोर्थ है सब हेड और लास्ट है फिफ्थ है डिटेल्ड हेड। मंडलीय वर्गीकरण ने सरकारी कार्यपालकों को 3 क्षेत्रों में बांट दिया। सामान्य सेवाएं यानी 6 उप क्षेत्रों सहित सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं जिसमें 7 उप क्षेत्र सहित है। इसके अतिरिक्त एक चौथा क्षेत्र भी है जो सहायता अनुदान और अंशदान है। ये सहायता अनुदान जो अंशदान है इससे भी पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। लेखा का प्रमुख शीर्ष सरकार के कार्यपालक जैसा कि कृषि को इंगित करता है, जबकि गौण शीर्ष किसी कार्यक्रम जैसे कि कृषि कार्य का संकेत है। उप शीर्ष किसी कार्यक्रम के अंतर्गत योजना को सूचित करता है, जबकि विस्तृत शीर्ष
उस खर्चे का प्रतिनिधित्व करता है जो वेतन, निवेश आदि के रूप में उस योजना पर हुए हैं। नए संशोधित वर्गीकरण में वस्तु शीर्ष जैसे वर्गीकरण वस्तु स्तर बनाए रखा गया है और इसको अंतिम पंक्ति में रख दिया गया है। यह खर्च पर मदवार नियंत्रण प्रदान करता है। प्रमुख शीर्ष में किसी भी परिवर्तन के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वीकृति आवश्यक है। अगर जो वित्तीय रूप से कहीं पे भी परिवर्तन करना है वहाँ पे क्या है, जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं उनकी स्वीकृति आवश्यक है। लेखा परीक्षा ऑडिट अर्थ क्या है? वित्तीय प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है लेखा परीक्षा। ये विधायिका के प्रति प्रशासन की जवाबदेही का लागू करने का एक उपकरण है। ये प्रशासन पर बाहरी नियंत्रण का अंग है। जो बाहरी नियंत्रण होता है वो कौन करता है? लेखा परीक्षा। लेखा परीक्षा की छानबीन, उसका उद्देश्य ये पता लगाना है कि विधायिका को रिपोर्ट करना है कि प्रशासन की ओर से कौन कौन से अनाधिकृत, अवैधानिक या अनियमित खर्चे किए गए हैं। ये किसका कार्य है? तो लेखा परीक्षा का कार्य है। और उसके कौन से वित्तीय कार्य उचित नहीं है, इसका उद्देश्य यह देखना है कि खर्चे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृतियों से और उनकी कार्यों के लिए किए गए हैं जिनके लिए उनको विधायिका ने स्वीकृत किया था। जेम्स सी चार्ल्सवर्थ के शब्दों में, लेखा परीक्षा यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है प्रशासन ने अपनी धनराशियों का प्रयोग उस विधायी प्रपत्र की उस शर्तों के अनुसार किया है अथवा कर रहा है जिसने धन का विनियोग किया है। लेखा परीक्षा या उत्तर लेखा परीक्षा हो सकती है अथवा पूर्व लेखा परीक्षा। अगर लेखा परीक्षा धन व्यय होने के बाद होती है तो उसे उत्तर लेखा परीक्षा कहते हैं। क्या कहा जाता है? उत्तर लेखा परीक्षा। और यदि धन खर्च होने से पहले होती है तो उसे पूर्व लेखा परीक्षा कहते हैं। धन खर्च के बाद होता है तो उसे उत्तर लेखा परीक्षा कहते हैं और धन खर्च होने से पहले कहा जाता है तो उसे पूर्व लेखा परीक्षा कहलाती है। दूसरी ओर यदि लेखा परीक्षा खर्च की प्रक्रिया के दौरान होती है तो इसे समवर्ती लेखा परीक्षा कहा जाता है। लेखा परीक्षा की भूमिका, रोल ऑफ ऑडिट का क्या रोल है? आधुनिक राज्य में लेखा परीक्षा की भूमिका को निम्नलिखित बिंदु स्पष्ट करती है। फर्स्ट है नियामक, रेगुलेटरी लेखा परीक्षा। इसका सरोकार प्रशासन द्वारा किए गए खर्चों के वैधानिक एवं तकनीकी पक्षों से है। यह सुनिश्चित करता है कि खर्च कानून, नियमों और विनियमों के अनुसार किए गए हैं और यह देखती है इसकी पुष्टि के लिए पर्याप्त वाउचर है या नहीं, अतः इसको विधि लेखा परीक्षा कहा जाता है। औचित्य, प्रॉपर्टी लेखा परीक्षा। इसका संबंध खर्चा करने की बुद्धिमानी, निष्ठा और मितव्ययिता से है। यह अपव्यय और बर्बादी के मामलों की उस स्थिति में भी खोज करती है जब खर्चे कानून, नियम और विनियम के अनुसार किए गए हों। निष्पादन लेखा परीक्षा, परफॉर्मेंस। इसका संबंध उपलब्धियों के मूल्यांकन से है। यह खर्चों के बदले में प्रशासन के कार्यों का मापन करता है, अतः इसको कुशलतापूर्वक लेखा परीक्षा भी कहते हैं। ये जो आपके पॉइंट है ये आपके एडजेसेंट्स और रीजन्स में पूछे जाते हैं। निवारक लेखा परीक्षा, इसके द्वारा वित्तीय कार्यचालनों के लेन देन में प्रक्रियात्मक और पद्धति मूलक त्रुटियां खोजी जाती है और इनकी पुनरावृत्ति रुक जाता है। उपचारात्मक लेखा परीक्षा, इसके माध्यम से दुर्वियोजन और गणना के मामलों की जांच की जाती है। इसके द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का मार्ग प्रशस्त होता है। संवर्धक लेखा परीक्षा, ये पुरानी प्रक्रियाओं और व्यवहारों के अध्ययन के उपरांत नई प्रक्रियाओं और कार्य व्यवहारों का प्रतिपादन करती है
जिसके फलस्वरूप प्रशासनिक सुधारों की गति प्राप्त होती है। इस प्रकार आधुनिक राज्य के प्रशासन में लेखा परीक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अशोक चंदा ने कहा है, तमाम मान्यता प्राप्त जनतंत्रों में लेखा परीक्षा को एक आवश्यक बुराई के रूप में ही सहन नहीं किया जाता, अपितु एक ऐसी मूल्यवान मित्र के रूप में देखा जाता है जो व्यक्तियों की कार्यप्रणाली संबंधी और तकनीकी अनियमितताओं को सामने लाता है, चाहे वो निर्णय लापरवाही के कारण हो अथवा बेईमानी के कारण हो या उसके इरादे से किए गए हों। भारत में लेखा परीक्षा ऑडिट इन इंडिया। संविधान की धारा 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद का प्रावधान है। वह भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख है। वह सार्वजनिक निधि का संरक्षक है और केंद्र तथा राज्य दोनों के स्तर पर देश की समूची वित्त प्रणाली को नियंत्रित करता है। अतः इस पद की प्रकृति अखिल भारतीय है। संविधान की धारा 149 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह केंद्र और राज्यों और किसी भी अन्य प्राधिकरण अथवा निकाय के लेखा के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यभार एवं उसकी शक्तियों का निर्धारण करे। 1976 में इस अधिनियम में संशोधन कर केंद्र के मामले में लेखा को लेखा परीक्षा से पृथक कर दिया गया था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG यह सुनिश्चित करना है कि धन लेखा में खर्च हुआ दिखाया गया है, क्या वह वैधानिक रूप से उस सेवा अथवा उद्देश्य के लिए उपलब्ध या लागू होता है जिसके लिए उसे प्रयुक्त अथवा खर्च किया गया है, और कि क्या उसको नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण को अनुमति प्राप्त है। इस वैधानिक और नियामक लेखा परीक्षा के अतिरिक्त CAG औचित्य लेखा परीक्षा भी कर सकता है, अर्थात वह सरकारी खर्चे की बुद्धिमत्ता, निष्ठा और मितव्ययिता को भी देख सकता है। ऐसे खर्च की बर्बादी और अपव्यय पर भी टीका टिप्पणी कर सकता है, परंतु वैधानिक एवं नियामक लेखा परीक्षा को CAG के लिए अनिवार्य, जबकि औचित्य लेखा परीक्षा उसके विवेकाधीन है। CAG की भूमिका वित्तीय प्रशासन में भारत के संविधान और संसदीय कानूनों की मर्यादा को बनाए रखती है। वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संसद के प्रति कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल की जवाबदेही CAG की लेखा परीक्षा रिपोर्टों में सुरक्षित रहती है। CAG संसद का एजेंट है और लेखा परीक्षा कार्य संसद की ओर से करता है, अतः यह संसद के प्रति उत्तरदायी है। भारत के संविधान की दृष्टि में CAG नियंत्रक और महालेखा परीक्षा दोनों है, परंतु व्यवहार में CAG केवल महालेखा परीक्षा की ही भूमिका निभाता है, नियंत्रक की नहीं। जैसा कि D बसु का कहना है कि संचित निधि से जारी होने वाले धन पर CAG का कोई नियंत्रण नहीं है और उनके विभागों को CAG से विशेष प्राधिकार प्राप्त किए बिना चेक जारी करके धन निकालने का अधिकार है। CAG की भूमिका केवल लेखा परीक्षा के समय प्रकट होती है, जबकि खर्च हो चुका होता है। इस मामले में भारत का CAG ब्रिटेन के CAG से पूरी तरह भिन्न है, जिसको नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दोनों शक्तियां प्राप्त है। दूसरे शब्दों में ब्रिटेन में कार्यपालिका राजकोष से धन की निकासी केवल CAG की स्वीकृति से ही कर सकता है। चैप्टर 8 आपका फिनिश हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।